गर्मी में पानी टंकी घर में रहने वाली गरीब बहू को मिला ठंडा ससुराल। दोपहर का समय है। इस भीषण गर्मी में रागिनी, उसके माता पिता और छोटा भाई अपने सिर पर फटे पुराने कपड़ों की गठरी लादे पसीने से तरबतर होकर पैदल चल रहे हैं। रागिनी बार बार अपने पसीने को पोंछती है। तभी रागिनी की माँ शीतल बोलती है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तो हमारी। एक तो वो छोटा सा किराए का कमरा था, मकान मालिक ने वो भी खाली करवा दिया। अब बेस चलचलाती धूप में हम कहाँ जाएंगे, पता नहीं अब हम कहाँ रहेंगे और हमारी रात कहाँ कटेगी। शीतल हिम्मत मत हारो, सब मेरी फूटी किस्मत का दोष है। भाग्यवान, अगर मेरे हाथों में उस फैक्ट्री में काम करते हुए इतनी गहरी चोट न लगी होती तो शायद आज मैं भी अपने परिवार का खर्च चला लेता और तुम लोगों को यूं सड़कों पर दर दर भटकना न पड़ता। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी वजह से तुम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। पिताजी, आप लोग इतनी चिंता क्यों करते हो? आप क्यों खुद को कोस रहे हो? जो हुआ वो एक हादसा था। आप बस थोड़ा और चलिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो मैं मेहनत करूंगी और हम फिर से एक छोटा सा घर बसा लेंगे। सभी लोग चलते चलते शहर के एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पानी की बड़ी बड़ी टंकियों का स्टोरेज बना होता है। वहां चारों तरफ लोहे और प्लास्टिक की विशालकाय टंकियां रखी हुई हैं। एक तरफ कुछ नई टंकियां करीने से सजी हैं तो दूसरी तरफ कबाड़ में पुरानी और टूटी फूटी टंकियों का ढेर लगा हुआ है। वहां पास में ही एक बड़ा नीम का पेड़ है जिसकी घनी छाया जमीन पर फैली हुई है। रागिनी की नजर उस जगह पर पड़ती है। माँ, पिताजी, देखो सामने, वहाँ कितनी सारी पानी की टंकियां रखी है। ऐसा करते हैं कि जो पानी की टंकियां वहाँ कबाड़ में पड़ी है वहीं बैठ जाते हैं। वहाँ नीम के पेड़ की वजह से थोड़ी छाया भी है, कम से कम इस चिलचिलाती धूप से तो राहत मिलेगी। वो सब थक हार कर उस नीम के पेड़ के नीचे अपनी गठरियां रख देते हैं। रागिनी की नजर सामने पड़ी एक बड़ी सी प्लास्टिक की टंकी पर पड़ती है जिसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा छेद बना हुआ है। अचानक रागिनी देखती है कि उस छेद से एक छोटा सा चूहा बार बार बाहर आ रहा है। इधर उधर देखता है और फिर झट से अंदर चला जाता है। विनीत भी ये सब देख रहा होता है। देखो दीदी, वो चूहा अंदर बाहर जा रहा है बार बार। लगता है इस नन्हे से चूहे ने इस बड़ी सी टंकी को अपना आलीशान घर बना लिया है। इसे ना तो धूप की चिंता है और ना ही किसी मकान मालिक का डर। अरे सच कह रहा है बेटा, कुदरत हर किसी को अपने ठिकाने ढूंढने का रास्ता दिखा ही देती है। माँ, पिताजी, विनीत की बात सुनकर मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर ये एक छोटा सा चूहा इस टंकी में अपना घर बना सकता है और सुरक्षित रह सकता है तो हम क्यों नहीं? बेटा, ये तू क्या कह रही है? ये कैसे मुमकिन है? टंकी कोई रहने की जगह थोड़ी होती है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे और फिर इसमें हवा कहाँ से आएगी? ये तो प्लास्टिक का ढांचा है, इसमें हम कैसे समाएंगे? पिताजी, इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। सब हमारी सोच की बात रहती है। अगर हम इसे थोड़ा काट ले और अंदर से साफ कर ले तो ये हमें एक छत दे सकती है। आप लोग यहीं रुको, मैं देखती हूँ कि इसे रहने लायक कैसे बनाया जा सकता है। तभी रागिनी अपनी गठरी खोलती है और उसमें से एक तेज धार वाला चाकू निकालती है। वो उस बड़ी सी पुरानी टंकी के पास जाती है और पूरी ताकत लगाकर उसमें एक दरवाजे के आकार का हिस्सा काटना शुरू करती है। बड़ी मशक्कत के बाद वो एक ऐसा रास्ता बना लेती है जिससे कोई भी अंदर घुस सकता है। वो अंदर झांक कर देखती है, टंकी अंदर से काफी विशाल और सूखी है। माँ, पिताजी, विनीत, अंदर आ जाओ। देखो, मैंने इसका दरवाजा बना दिया है। इसके अंदर काफी जगह है। महेश और शीतल संकोच के साथ अंदर घुसते हैं। अंदर का फर्श थोड़ा खुरदरा है लेकिन जगह काफी है। बेटा, जगह तो ठीक है लेकिन अभी तो ये बहुत गर्म लग रही है। सूरज की गर्मी की वजह से प्लास्टिक तप रहा है, इसमें तो दम घुट जाएगा हमारा। हाँ पिताजी, अभी धूप बहुत तेज है इसलिए ये तप रही है, लेकिन थोड़ी देर में जब ये धूप कम होगी तो पेड़ की छाव की वजह से ये ठंडी हो जाएगी। तब तक हम बाहर पेड़ के नीचे बैठते हैं। शाम होते ही हम इसके अंदर सो सकते हैं। कम से कम खुले आसमान के नीचे सोने से तो ये बेहतर है। ठीक है बेटी। शाम ढलते ही रागिनी टंकी के अंदर चादर बिछा देती है और सभी रात को उसके अंदर ही आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी जल्दी उठ जाते हैं। तभी विनीत उठने के साथ ही बोलता है, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। कल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? भाई, मैं समझ रही हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं शहर की तरफ काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। माँ, आप पिताजी का ध्यान रखना। रागिनी अपने फटे हुए पल्लू को ठीक करती है और शहर की गलियों में निकल पड़ती है। वो एक किराने की दुकान पर रुकती है। साहब नमस्ते, क्या आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है? मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी, सामान उठा लूंगी। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे घर में सब भूखे हैं।
अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ पहले से ही सब काम वाले लगे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। रागिनी निराश होकर आगे बढ़ती है। वो 2-3 और दुकानों पर जाती है पर उसे काम नहीं मिलता। निराश होकर रागिनी अपने माता पिता के पास वापस आ जाती है। काम मिला क्या दीदी? कुछ खाने को लाई हो क्या? मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं विनीत, मैंने बहुत कोशिश की पर किसी ने काम नहीं दिया। बेटा अब मैं ही जाता हूँ, भले ही मेरे हाथ में चोट है लेकिन मैं कुछ न कुछ तो देख ही लूंगा। ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। नहीं जी, आपके हाथों में इतनी गहरी चोट लगी है, आप रहने दीजिए, हम कुछ और रास्ता निकाल लेंगे। आप लोग चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कुछ करती हूँ। रागिनी बाहर निकलकर आसपास का मुआयना करती है। तभी उसकी नजर 2 आदमियों पर पड़ती है जो एक बड़े से ट्रक में पानी की टंकियां लाद रहे होते हैं। वो टंकियां उसी स्टोर रूम से आ रही हैं जिसके पास ये लोग रह रहे हैं। माँ, लगता है यहाँ पीछे टंकी का कोई स्टोरेज या गोदाम है, मैं वहाँ देख के आती हूँ, शायद वहाँ कोई साफ सफाई या मजदूरी का काम मिल जाए। रागिनी गोदाम के अंदर जाती है जहाँ पर एक मैनेजर कुर्सी पर बैठकर फाइल देख रहा होता है। साहब नमस्ते, मुझे काम चाहिए, क्या आपके गोदाम में मुझे कोई काम मिल सकता है? देखो लड़की, हमारे यहाँ तो सिर्फ टंकियों को उठाने, उन्हें ट्रक में लादने और गोदाम की साफ सफाई का काम है। ये बहुत भारी काम है, तुम कर पाओगी? साहब मैं सब कर लूंगी, बस आप मुझे एक मौका दे दीजिए। ठीक है, तो कल से आ जाना। साहब क्या मुझे कुछ पैसे अभी एडवांस मिल सकते हैं? मेरे माँ बाप और भाई बहुत भूखे हैं और हमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, हमें कुछ खाने के लिए राशन खरीदना है। ये लो 50 रुपए, कल सुबह 8 बजे आ जाना, वरना ये पैसे भी काट लूंगा। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल समय पर आ जाऊंगी। रागिनी दौड़ती हुई किराने की दुकान पर जाती है। 50 रुपए में वो आधा किलो आटा और थोड़ा नमक खरीदती है। वो वापस अपनी टंकी के पास आती है। माँ पिताजी देखो, मैं आटा और नमक लाई हूँ और मुझे काम भी मिल गया है, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। विनीत उठो, मैं रोटी बनाती हूँ। वो सब मिलकर नीम के पेड़ के नीचे कुछ ईंटें और पत्थर जमा करते हैं और एक छोटा सा चूल्हा जोड़ लेते हैं। रागिनी अपनी गठरी से एक पुराना तवा निकालती है। रागिनी सबके लिए रोटी बनाकर उसमें नमक लगाकर सबको परोसती है। वाह दीदी, ये नमक वाली रोटी तो दुनिया की सबसे अच्छी खाने जैसी लग रही है। अच्छा जी। सभी खाना खाकर उसकी टंकी में सो जाते हैं। रागिनी सुबह सुबह गोदाम पहुंच जाती है और भारी भारी टंकियों को उठाने का काम करती है। शाम को रागिनी को कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो और राशन लेकर आती है। घर आकर रागिनी अपनी माँ से बोलती है, माँ ये टंकी बहुत छोटी है, मैंने देखा है कि कबाड़ में एक और पुरानी टंकी पड़ी है, मैं उसे भी काट लेती हूँ और उसमें हम अपना पूरा सामान और राशन जमा करके रखेंगे, खाना भी हम वही बना लेंगे और इस तरह हम 2 टंकियों का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन रागिनी दूसरी टंकी भी तैयार कर लेती है और सारा सामान उसमें रख देती है और सभी लोग टंकी में आराम से सो पाते हैं। दिन बीतते हैं और गर्मी बढ़ती ही जाती है। एक दिन रागिनी के पिता बोलते हैं, बेटा दिन में तो यहाँ बैठना भी मुश्किल है, ये प्लास्टिक तो जैसे खौल रही है, कैसे कटेगा ये गर्मी का मौसम? पिताजी किसी तरह ये दिन काटने ही होंगे, शाम होते ही राहत मिल जाएगी। इसी तरह देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। रागिनी को उसके पहले महीने की पूरी तनख्वाह मिलती है। रागिनी खुशी खुशी घर आती है। माँ पिताजी, आज मुझे पूरी पेमेंट मिली है। ऐसा करते हैं कि सामने जो बड़ा मॉल है, मैंने सुना है वहाँ राशन और ग्रोसरी सस्ती मिलती है, चलिए आज हम सब मॉल चलते हैं। पूरा परिवार अपनी फटी पुरानी हालत में ही उस बड़े और आलीशान मॉल की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे वो मॉल के बड़े से कांच के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। ओ तेरी दीदी, ये क्या है? कितना ठंडा है यहाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। दीदी ऐसी ठंडक तो हमें शायद मरने के बाद भी नहीं मिलेगी ना। बेटा ऐसा मत बोल, हम गरीबों के नसीब में ऐसी ठंडक कहाँ रहती है, ये तो बड़े लोगों की दुनिया है। सही कहा तुमने। वो लोग मॉल के अंदर घूमते हैं। रागिनी राशन वाले हिस्से में जाती है और अपनी जरूरत के हिसाब से सामान चुनती है। वो लोग उस ठंडक का आनंद लेते हुए वहीं आसपास घूम रहे होते हैं। तभी मॉल का मालिक आनंद वहां से गुजरता है और रागिनी के पूरे परिवार को देखकर वहां रुक जाता है और बोलता है, ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कब से देख रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, क्या है तुम लोगों के पास? साहब हमने ये थोड़ा राशन लिया है, हम बस देख रहे थे, और क्या लेना है? खरीदा है तो बिलिंग करवाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। इतनी सी चीज खरीदने आए हो और इतनी देर से यहाँ एसी की ठंडक में मुफ्त की हवा खा रहे हो, शर्म नहीं आती? गरीब कहीं के, कभी एसी देखा नहीं है क्या? निकलो यहाँ से अभी के अभी। भैया आप क्यों चिल्ला रहे हो, हमने आपकी थोड़ी सी हवा ही तो खा ली है ना, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? हम ग्राहक हैं, हम सामान खरीद रहे हैं। ग्राहक? अरे मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो तुम लोग।
तुम्हारे जैसे गरीबों को देखकर मेरे अच्छे ग्राहकों पर गलत असर पड़ रहा है। गार्ड, इन लोगों को बाहर निकालो और इनका सामान भी वापस रखवा दो। मुझे तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं बेचना है। निकलो यहाँ से। आज के बाद इधर नजर मत आ जाना। गार्ड्स आकर रागिनी और उसके परिवार को धक्के मारकर मॉल से बाहर निकाल देते हैं। तभी शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैंने कहा था ना, हम गरीबों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मॉल हमारे लिए नहीं है। बेटा, हम अमीरों के मॉल से नहीं, अपनी छोटी दुकान से ही राशन खरीद लेंगे। वह कम से कम कोई बेइज्जत तो नहीं करेगा। पिताजी, आज इन्होंने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया है, लेकिन एक दिन वक्त जरूर आएगा। आप लोग यहाँ रुके, मैं पास की दुकान से राशन लेकर आती हूँ। रागिनी राशन लेकर वापस अपनी टंकी के पास आती है। तभी रागिनी के पिता बोलते हैं, बेटा, वहाँ मॉल में कितनी ठंडक थी ना, और यहाँ देखो, यहाँ तो बिल्कुल नरक जैसी गर्मी है। एक पंखा तक नहीं है हमारे पास। कैसे चलेगा ऐसे? मेरा तो दम घुट रहा है। पिताजी, थोड़ा सब्र रखिए, रात होते ही ठंडक हो जाएगी। हम यहीं बाहर पेड़ के नीचे बैठते हैं। अब रात होती है और गर्मी कम नहीं होती, और पूरा परिवार रात भर सो नहीं पाता। और सुबह होते ही रागिनी अपने घर से काम के लिए निकल जाती है। क्या बात है रागिनी, आज तू अच्छे से काम नहीं कर रही है। मैनेजर देख लेगा तो फालतू में चिल्लाएगा। क्या बताऊं बहन, रात को गर्मी की वजह से एक पल के लिए भी आंख नहीं लगी। टंकी भट्टी की तरह तप रही थी। बस उसी थकान की वजह से आज शरीर साथ नहीं दे रहा है। हाँ, हम गरीबों का तो यही हाल है। दिन भर धूप में काम करो और रात को चैन की नींद भी ना नसीब हो। तभी गोदाम के गेट पर एक शानदार कार आकर रुकती है। कार से स्टोरेज का मालिक राहुल अपनी माँ सुषमा के साथ उतरता है। देखो माँ, ऐसे तो हमारे शहर में कई स्टोरेज हाउस है जहाँ से टंकियां सप्लाई होती हैं। और देखो, इस बार हमने कितनी सारी नई डिजाइन की टंकियां और मजबूत प्लास्टिक वाली टंकियां बनवाई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद आकर देखें कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। हाँ बेटा राहुल, तूने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रखा है। मुझे तुझ पर गर्व है। ये टंकियां तो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी की लग रही है। काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। सुषमा टंकियों को करीब से देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ती है। तभी राहुल का फोन बजता है और वो बात करते हुए थोड़ा दूर चला जाता है। सुषमा एक विशालकाय टंकी को छूने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और टंकी सीधे उस पर गिरने वाली होती है। तभी रागिनी चिल्लाती है, माँ जी, हटिए वहां से। रागिनी अपनी जान की परवाह किए बिना तेजी से दौड़ती है और सुषमा को जोर से धक्का देकर एक तरफ कर देती है और भारी टंकी सीधे रागिनी के कंधे और हाथ पर आकर गिरती है। रागिनी दर्द से करहा उठती है और वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। तभी राहुल तुरंत फोन छोड़कर दौड़ता हुआ आता है। माँ, माँ आप ठीक तो है? ये क्या हुआ? बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर इस लड़की ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा लिया। राहुल जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलो। राहुल तुरंत ही रागिनी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। थोड़ी देर बाद रागिनी को होश आता है। राहुल और सुषमा उसके पास ही खड़े होते हैं। थैंक यू रागिनी जी, आज तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, समझ नहीं आ रहा। तुमने मेरी माँ की जान बचाई है। साहब, शुक्रिया की बात नहीं है, बस भगवान का शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम रहती कहाँ हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारी हालत अभी अकेले जाने की नहीं है। साहब, मैं यहीं पास में आपकी जो टंकी का स्टोरेज है उसी के पीछे कबाड़ वाली जगह पर जो पुरानी टंकियां रखी है उन्हीं के अंदर रहती हूँ। मेरा पूरा परिवार भी वहीं है। राहुल ये सुनकर हैरान रह जाता है। वह रागिनी को अपनी कार से उस जगह पर ले जाता है। तभी रागिनी को देखते ही महेश और शीतल रोने लगते हैं। अरे आप लोग घबराइए मत, रागिनी अब ठीक है। इसने मेरी माँ की जान बचाई है। मैं इसे कल फिर देखने आऊंगा। राहुल पूरे रास्ते बस रागिनी और उसके परिवार के बारे में ही सोचता रहता है। घर पहुंचते ही राहुल अपनी माँ के पास जाता है। माँ, वो लड़की रागिनी, कितनी अजीब बात है ना। हम यहाँ इस आलीशान ठंडक में रहते हैं और वो लड़की इतनी गर्मी में उस तपती हुई टंकी में रहती है। फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति थी। उसने बिना कुछ सोचे अपनी जान दांव पर लगा दी। राहुल पूरी रात रागिनी के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन सुबह का नजारा है। आनंद, सुषमा और राहुल नाश्ते की मेज पर बैठे हैं। डाइनिंग एरिया में 3-4 बड़े एसी चल रहे हैं, जिनकी ठंडी हवा पूरे हॉल को ठंडा कर रही है। तभी आनंद की नजर एक एसी पर पड़ती है जो बंद है। अरे भैया, डाइनिंग एरिया का एक एसी बंद क्यों है? सुषमा, देखो इसे। इसकी वजह से यहाँ उतनी ठंडक नहीं लग रही है जितनी होनी चाहिए। आनंद जी, वो एसी शायद कल रात से खराब है। मैकेनिक को फोन किया है, आता ही होगा। अरे जल्दी बनवाओ इसे तुरंत रिपेयर करवाओ। मुझे बिना पूरे एसी चालू किए चैन नहीं आता है। पिताजी को एक एसी खराब होने पर इतनी तकलीफ हो रही है, और वहाँ रागिनी, वो तो उस भयंकर गर्मी में बिना पंखे के रहती है। मुझे कुछ करना होगा।
राहुल नाश्ता करके सीधे रागिनी से मिलने उसकी टंकी के पास जाता है। वो उसके लिए कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर जाता है और वहां से फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। अगले दिन राहुल अपनी माँ सुषमा को रागिनी से मिलवाने के लिए लाता है। रागिनी, तुम सच में बहुत गुणी हो। इतनी मुश्किलों में भी तुमने अपनी मुस्कुराहट नहीं खोई। भगवान तुम्हें हमेशा खुशी दे बेटी। माँ जी, आप लोग इतने बड़े लोग होकर भी मेरे जैसे गरीब का हाल पूछने आते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब कुछ दिन ऐसे ही चलते हैं। एक दिन राहुल अपने माता पिता से बोलता है, माँ, पिताजी, मैंने एक फैसला किया है। मैं रागिनी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो इस घर की बहू बनकर आए। क्या तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है राहुल? वो लड़की जो एक टंकी में रहती है, जिसके माँ बाप सड़क पर है, तो उसे इस खानदान की बहू बनाएगा? लोग क्या कहेंगे? हमारे स्टैंडर्ड का तो कुछ ख्याल रख। एक मजदूर लड़की से शादी, हाँ, नामुमकिन। आनंद जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रागिनी भले ही गरीब है, पर उसके संस्कार और उसका स्वभाव हमारे स्टैंडर्ड से कई ऊंचा है। उसने मेरी जान बचाई है। वो इस घर को स्वर्ग बना देगी। राहुल का फैसला गलत नहीं है। मुझे वो बहुत पसंद है। अगर तुम दोनों ने तय कर ही लिया है तो ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि बाहर किसी को पता चले कि वो कहाँ रहती है। अब अगले दिन राहुल अपने माता पिता को लेकर रागिनी की टंकी के पास पहुंचता है। राहुल रागिनी के पिता महेश से बोलता है, सुनिए, मैं आपकी बेटी रागिनी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी मर्जी हो तो मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हम कहाँ गरीब लोग और आप इतने बड़े मालिक, ये कैसे हो सकता है? भाई साहब, रिश्ता दिलों का होता है, हैसियत का नहीं। हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे और आप शादी के खर्चे की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वो सब कुछ हम देख लेंगे। रागिनी के घर वाले खुशी खुशी मान जाते हैं। राहुल और रागिनी की शादी तय हो जाती है और जल्दी धूमधाम से राहुल और रागिनी की शादी हो जाती है। रागिनी विदा होकर पहली बार अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है। रागिनी दुल्हन के जोड़े में राहुल के साथ कार से नीचे उतरती है और घर की दहलीज पर खड़ी होती है। ये ठंडक, ये कैसी ठंडक लग रही है? बाहर तो इतनी धूप है, लेकिन इस बरामदे में इतनी ठंडी हवा कैसे आ रही है? अरे भाभी, ये तो बस शुरुआत है। देखिए, भैया ने बरामदे में छुपा हुआ एसी लगवाया है ताकि घर में आने वाले को गर्मी ना लगे। चलिए अंदर चलिए। रागिनी जैसे ही हॉल के अंदर कदम रखती है, उसे ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका लगता है कि वो कांपने लगती है। रागिनी जैसे जैसे घर के अंदर आती है, वो देखती है कि हॉल के ऊपर बड़े बड़े एसी लगे हैं। ये तो बहुत ठंडा है। ये हॉल इतना ठंडा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। ये भगवान, ऐसा लग रहा है कि मैं शिमला में आ गई हूँ। क्या ये ठंडी का मौसम है यहाँ पे? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अरे भाभी, ये ठंडी का मौसम नहीं है। जरा नजर तो घुमाकर देखो, यहाँ पर हर कोने में एसी लगा है। हमारे घर में गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। बेटा, हमारे घर में तुम्हारा घर में स्वागत है। इस घर के हर कमरे में एसी लगा है। ये तेरा ठंडा ठंडा ससुराल है। अब तुझे कभी पसीने और गर्मी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रागिनी चारों तरफ देखती है, हॉल, डाइनिंग एरिया, यहाँ तक कि सीढ़ियों के पास भी एसी चल रही है। वो बहुत खुश होती है, उसे इतना अच्छा परिवार मिला। अगले दिन सुबह रागिनी की पहली रसोई होती है। वो रसोई घर में पहुंचती है और वहां का नजारा देखकर फिर से दंग रह जाती है। रसोई में भी दो दो एसी लगे हैं। मुझे तो लगा था कि खाना बनाते समय पसीनों से बुरा हाल होगा, जैसे हमेशा होता था, लेकिन यहाँ तो इतनी ठंडक है। रागिनी खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन तभी उसे अपने घर की याद आने लगती है। रागिनी अपनी टंकी वाले घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही है। दोपहर की तपती धूप है। रागिनी का चेहरा पसीने से तरबतर है और धुएं की वजह से उसकी आंखें जल रही हैं। माँ, इतनी गर्मी है, ये चूल्हे की आग और ये ऊपर से गिरती धूप, मेरा दम घुट रहा है। काश हमारे यहाँ भी रसोई में कम से कम एक पंखा होता तो कितनी राहत मिलती। हाँ बेटा, मुझे पता है बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन गरीबों की किस्मत में घर पर छत हो तो वही बड़ी बात है। हम पंखा और कूलर के बारे में कैसे सोचें? रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वर्तमान में लौटती है और देखती है कि वो कितनी आराम से एसी वाली रसोई में खाना बना रही है। वो जल्दी जल्दी पकवान तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर लगाती है। आनंद, सुषमा, राहुल और किरण नाश्ता करने बैठते हैं। वाह भाई वाह, बहू ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। और देखो डाइनिंग एरिया में आज कितनी अच्छी कूलिंग है। रागिनी भी उनके पास खाने बैठती है, लेकिन उसे अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। वो कांपने लगती है और उसके हाथ से चम्मच गिर जाता है। अरे क्या हुआ रागिनी, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? माँ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शायद मुझे इतनी ठंडक की आदत नहीं है ना, इसलिए। ओहो बेटा, धीरे धीरे तुमको भी आदत पड़ जाएगी। अभी तुम बाहर की गर्मी से आई हो ना। चलो अब खाना खा लो। नाश्ता करते हुए रागिनी को फिर से अपने पिता की याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता गर्मी की वजह से खाना नहीं खा पाते थे।
टंकी के अंदर महेश बैठा होता है। थाली में रोटी रखी है लेकिन वो उसे किनारे सरका देता है। ये कल मुझसे नहीं खाया जाएगा, इतनी गर्मी में भूख ही मर गई है, पसीने से बुरा हाल है और हवा का नामो निशान नहीं है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। जी आपने 2-3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, गर्मी की वजह से बीमार पड़ जाओगे। तभी रागिनी का गला भर आता है। नाश्ते के बाद सुषमा को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो खांसने लगती है और दराज से एक पंप निकालकर सूंघने लगती है। माँ जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? घबराओ मत रागिनी, माँ को अस्थमा है और उन्हें अक्सर ऐसी दिक्कत होती रहती है। ज्यादा ठंड या उमस से उनकी सांस फूलने लगती है। माँ जी अब मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। शाम का समय होता है। सुषमा रागिनी को अपने पास बुलाती है और किरण भी वहीं बैठी होती है। किरण बेटा, अपनी भाभी को आज पूरा घर घुमा दो, रागिनी को भी पता चले कि उसके ससुराल के कोने में कितनी सुख सुविधाएं हैं। जी माँ जी, चलिए भाभी मैं आपको हमारा विंटर प्लेस दिखाती हूँ। यहाँ आपको कहीं भी गर्मी का एक कतरा भी महसूस नहीं होगा। किरण रागिनी को लेकर ऊपरी मंजिल पर जाती है। रागिनी देखती है कि हर कमरे में, यहाँ तक कि स्टोर रूम और नौकरों के कमरों में भी नए मॉडल के एसी लगे हुए हैं। फिर वो बालकनी की तरफ बढ़ती है। रागिनी ये देखकर हैरान रह जाती है कि बालकनी भी पूरी तरह से मोटे कांच से ढकी हुई है। अरे ये बालकनी भी कांच से बंद है। यहाँ से तो बाहर का पूरा नजारा दिख रहा था, पर धूप की तपिश बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। ये कैसे? भाभी पापा ने बालकनी में मोटे इंसुलेटेड कांच लगवाए हैं और यहाँ भी अलग से एसी फिट करवाया है ताकि हम हमेशा शाम को चाय पीते हुए बाहर की धूप और नजारे का मजा ले सके बिना पसीने बहाए। सच में ये घर नहीं, ये तो किसी अजूबे जैसा है। हमारे लिए तो ये सब किसी सपने जैसा है। अगले दिन मोहल्ले के पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ से न्योता आता है। उन्होंने रागिनी के आने की खुशी में पूरे परिवार को रात में खाने के लिए बुलाया है। सब लोग तैयार होकर शर्मा जी के आलीशान बंगले पर पहुंचते हैं। वहां भी चकाचौंध है और घर में एसी लगे हैं। आइए आइए आनंद जी, बहू कैसी हो? सुना है बहुत बहादुर हो तुम। जी अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। रागिनी को वहां बहुत इज्जत मिलती है। इसी मान सम्मान के बीच रागिनी को फिर से एक पुराना कड़वा अनुभव याद आ जाता है। रागिनी अपनी माँ के साथ पड़ोस की एक झोपड़ी के पास खड़ी है। वहां एक महिला अपने घर के बाहर पुराना कूलर चलाकर बैठी है। रागिनी की माँ को गर्मी से चक्कर आ रहे होते हैं। ए रागिनी, तुम लोग फिर यहाँ मुंह उठाकर आ गए। तुम्हारे घर में पंखा नहीं है क्या, जो मेरे कूलर की हवा खाने चली आओगी? बिजली का बिल क्या तुम्हारे पिताजी भरेंगे? चलो हटो यहाँ से। चाची बस 2 मिनट बैठने दीजिए, माँ जी की तबीयत खराब लग रही है, बाहर बहुत लू चल रही है। नहीं 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 नहीं, जाओ 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 यहाँ से, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। गरीबों को कूलर की हवा की आदत नहीं डालनी चाहिए। रागिनी की आंखों के सामने वो बेइज्जती का दृश्य घूम जाता है। अगले दिन सुबह रागिनी के पास उसके पिता महेश का फोन आता है। हेलो रागिनी बेटा, कैसी हो तुम? तेरी बहुत याद आ रही थी। तेरी माँ और विनीत भी हर पल तुझे याद करते हैं। पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? पिताजी आप और माँ एक बार यहाँ क्यों नहीं आ जाते? नहीं बेटा, हम वहाँ आकर क्या करेंगे? बड़े लोग हैं वो, हम अपनी गरीबी लेकर वहाँ आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो खुश है, हमारे लिए वही काफी है। नहीं पिताजी आप ऐसा मत कहिए, माँ जी और राहुल बहुत अच्छे हैं। मैं तो माँ जी से बात करती हूँ, आप इसी हफ्ते आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। रागिनी फोन रख देती है और सुषमा के पास जाती है और पूछती है। माँ जी मैं सोच रही थी कि माँ पिताजी यहाँ कुछ दिनों के लिए आ जाए तो। बेटा इसमें कोई पूछने वाली बात है? वो हमारे समधी जी हैं, उनके स्वागत का अच्छे से इंतजाम करना होगा। राहुल से कह देना कि उन्हें खुद गाड़ी से लेकर आए। उन्हें बोला कि जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं। कुछ दिनों के बाद महेश, शीतल और विनीत राहुल के घर पहुंचते हैं। रागिनी बाहर आकर उन्हें गले लगाती है। अरे बेटा तू तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। तूने कितने अच्छे कपड़े और गहने पहने हैं, और ये घर, ये तो किसी महल से कम नहीं है। माँ ये सब आप ही का है, आइए अंदर। जैसे वो वरामदे में कदम रखते हैं, तीनों अचानक रुक जाते हैं। अरे बेटा ये क्या है? बाहर तो लू चल रही है लेकिन यहाँ इस बरामदे में इतनी ठंडक कैसे है? नहीं पिताजी, यहाँ बरामदे में भी एसी लगा है। आप अंदर तो आइए, वहाँ तो और भी ज्यादा सुकून है। रागिनी उन्हें हॉल के अंदर ले जाती है। विनीत तो खुशी के मारे सोफे पर कूदने लगता है। दीदी ये तो वही मॉल वाली ठंडक है। नहीं नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सचमुच बर्फ के घर में आए हैं। माँ देखिए ना, पसीना तो 1 मिनट में सूख गया। अब मुझे गर्मी की वजह से खुजली भी हो रही है।
सच में रागिनी, ये तो चमत्कार है। हमने तो पूरी जिंदगी पसीने और जलन में ही गुजार दी। हमें क्या पता कि दुनिया में ऐसा सुख भी होता है। रागिनी उनके लिए ढेर सारी आइसक्रीम, कुल्फी और ठंडा केसरिया दूध मंगवाती है। सुषमा और आनंद भी बाहर आकर उनसे बहुत सम्मान से मिलते हैं। भाई साहब, अभी रागिनी का घर है और आपका भी। आप लोग बिना संकोच किए यहाँ आराम कीजिए। अब रागिनी उन्हें पूरा घर घुमाती है और हर कमरे की एसी दिखाती है। वो बहुत खुश होकर 2 दिन बाद वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद सुषमा की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। घर में उस वक्त न राहुल था और न ही आनंद। सुषमा को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी। रागिनी तुरंत ड्राइवर को बुलाती है और सुषमा को डॉक्टर के पास ले जाती है। देखिए रागिनी जी, आपकी सास का अस्थमा काफी गंभीर स्थिति में है। मैंने नोटिस किया है कि आपके घर में बहुत ज्यादा और हर समय एसी चलता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। बहुत ज्यादा और लगातार ठंडक में रहने से इनके फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। हवा की नमी की वजह से इन्हें इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आप चाहती हैं कि ये जल्दी ठीक हो तो आपको घर में एसी का इस्तेमाल बहुत कम करना होगा। इन्हें ताजी और प्राकृतिक हवा की जरूरत है। कम से कम इनके कमरे का एसी तो बिल्कुल बंद रखना होगा। रागिनी डॉक्टर की बात सुनकर दंग रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि माँ जी की बीमारी की असली जड़ ये ठंडा ठंडा ससुराल ही है। रागिनी सुषमा को हॉस्पिटल से लेकर घर आती है और एक एक करके सारे एसी बंद कर देती है। तभी सुषमा वहां आती है। अरे बहू, तूने सारे एसी बंद क्यों कर दिए? बाहर गर्मी पड़ रही है, मुझे घुटन हो रही है। माँ जी, आज से हमें अपनी आदत बदलनी होगी। डॉक्टर ने कहा है कि ये एसी की हवा आपकी जान के लिए खतरा है, इसलिए अब से एसी बंद रहेगा। ये क्या पागलपन है रागिनी? हम लोगों को बिना एसी के रहने की आदत नहीं है। मुझे पसीना आ रहा है, तुरंत एसी चालू करो। नहीं पिताजी, अब से इस घर में एसी तभी चलेगा जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी। माँ जी की सेहत के लिए ये जरूरी है। मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। तू हमें सिखाएगी? ये मेरा घर है। किरण एसी चलाओ। रागिनी वहां से चुपचाप चली जाती है। किरण एसी चालू कर देती है। अगले दिन सुबह वो चुपके से जाकर मेन स्विच बोर्ड से एसी का कनेक्शन ही ढीला कर देती है, जिससे एक भी एसी काम नहीं कर रहा होता है। सबको लगता है कि एसी खराब हो गया है। रागिनी बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत गर्मी लग रही है। ये एसी क्यों नहीं चल रहा? माँ जी, शायद एसी खराब हो गया है। कोई बात नहीं, मैं खिड़कियां खोल देती हूँ और पंखा चला देती हूँ। देखिए बाहर की ताजी हवा कितनी अच्छी है। रागिनी खिड़कियां खोल देती है। ताजी हवा अंदर आती है। सुषमा को शुरुआत में थोड़ी बेचैनी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगती है। रागिनी अब रोज यही करती है। कभी बहाने से एसी बंद करती तो कभी कनेक्शन कट कर देती। कुछ दिनों बाद डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए आते हैं। बहुत अच्छे सुषमा जी, आपकी रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई है। आपकी सांस अब पहले से कहीं ज्यादा साफ है और फेफड़े भी मजबूत लग रहे हैं। क्या आपने एसी चलाना कम कर दिया है? सच में डॉक्टर साहब, हाँ, पिछले कुछ दिनों से घर की एसी खराब है तो मैं ताजी हवा ले रही हूँ। ये खराब नहीं हुए थे। आपकी बहू ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि आपकी जान बच सके। मैंने ही इसे बोला था, अगर आप एसी में रहना बंद नहीं करेंगे तो दवाई असर नहीं करेगी। रागिनी बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे गलत समझ रही थी। मुझे लगा कि तू अपनी मर्जी चला रही है, लेकिन तू तो मेरा भला सोच रही थी। बेटा रागिनी, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुविधाओं के लालच में हम अपनी सेहत ही भूल गए थे। तो सच में इस घर की लक्ष्मी है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सुषमा देखती है कि रागिनी अपने कमरे में बहुत उदास बैठी है और उसका एसी भी बंद है। क्या हुआ रागिनी, तू क्यों उदास है? देख, आज बहुत गर्मी है, तू अपने कमरे में एसी चला ले। नहीं माँ जी, मुझे गर्मी नहीं लग रही। मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं यहाँ इस आलीशान घर में चैन की सांस ले रही हूँ और मेरे माँ बाप अभी भी उस तपती हुई टंकी में होंगे। मैं ये सब कैसे भूख सकती हूँ माँ जी, जब मेरा परिवार वहाँ जल रहा हो। ये सुनकर सुषमा भी सोच में पड़ जाती है। वो तुरंत राहुल और आनंद को बुलाती है और सभी मिलकर उसी टंकी के पास पहुंचते हैं जहां उसके माता पिता रहते हैं। वो महेश, विनीत और शीतल को वहां से लेकर नए घर में जाते हैं। रागिनी देखती है कि वहां भी राहुल ने हॉल और कमरों में नए एसी लगवाए हैं। पिताजी, माँ, ये रहा आपका नया घर। रागिनी, अब इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल पाएगा। अब आप लोग यहाँ सुकून से रहिए। माँ जी, राहुल, आप सबका शुक्रिया। आज मेरी रूह को ठंडक मिलेगी। रागिनी मुस्कुराते हुए अपने नए और खुशहाल परिवार को देखती है। उसने न केवल एक ठंडा ससुराल पाया, बल्कि अपनी ममता और सूझबूझ से दोनों परिवारों के जीवन में खुशियों की ठंडक भर दी थी।